सेवा 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 जोहार। आज के इस उद्बोधन को शुरू करने से पहले हमारे पुरखा शक्ति गोरंदों को चरण स्पर्श करते हुए और तमाम इस छत्तीसगढ़ कवर्धा ग्राम की पैन शक्तियों को नमन करते हुए ये देवरावन बलावी छिंदवाड़ा से आया है और आपके बीच में एक छोटा सा विचार मैं रखूंगा और मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि उन विचारों को आप अपने साथ में लेके जाएं और एक नई क्रांति की धारा इस मंच के माध्यम से आप दें। तो आज का दिन आपके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन में से एक हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, बोलने की, बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। उससे मेरे साथियों, जैसे ही मैं इस कविता की धरती में मैंने अपने कदम रखा और मेरे सामने मेरी आज कोया समाज बैठी हुई है। आप सभी कोया समाज से और मंचित सभी वरिष्ठ जनों से मैं सेवा 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 जोहार करता हूं और मैं आज आप सभी लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में 193 से ज्यादा देशों में आदिवासियों ने अपने कार्यक्रम संपन्न किया। वो आदिवासी जिन्हें देश का मूल मालिक कहा जाता है, जिन्हें इंडिजिनस कहा जाता है, और मैं जब इस देश के मूल मालिकों की तरह अपनी नजर घुमाता हूं, जब मैं आदिवासी भाइयों की तरफ देखता हूं तो मुझे उनका चेहरा आप देखिए कैसा दिख रहा है। मुझे देखिए आज जो मालिक कहे जाने वाले माताओं बहनों का चेहरा देखिए लटका हुआ है, खेत में झुर्रियां हैं, दिन रात मजदूरी करते हुए, दिन रात जंगलों में काम करते हुए आज उनकी हालात आप देखिए। इस देश के मालिक हैं, आज हमारी हालात देखिए। मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इस देश के मालिकों के बीच में हूं। आखिरकार आपकी स्थिति कैसे हुई, मैं ये सवाल लगातार करता हूं। मंच में बैठे तमाम मुखियाओं से मैं ये सवाल करता हूं कि आज वो समाज जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 46 से ज्यादा अधिकार दिए, 40 अनुच्छेद दिया है, जिसको कहा गया है कि आप इस देश के शासक हो, आपके बच्चे इस देश के IAS IPS बनना था, बड़े बड़े अधिकारी बनना था, इस देश को संचालन करने में, शासन करने में आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए थी। लेकिन आज आप देखिए आपकी क्या हालत है, ये हालत क्यों है और ये हालत कब सुधरेगी। आज मेरे समाज के लोग एक गाड़ी में गाय बैल बकरी के जैसे भरा के आते हैं। हाँ, ये हालत कब सुधरेगी। हमारे लोग करोड़ों की लाखों की गाड़ी में भरा के क्यों नहीं आते, बैठ के क्यों नहीं आते। ये सवाल आपसे अपने आप से पूछिए। मैं उस समाज से बात कर रहा हूँ जिसके पास जल जंगल जमीन और खनिज संपदा इतनी अपार भरी हुई है कि बाहर से आए शरणार्थी लोग उसको लूट लोग के आज अमीर बने हैं और मेरी समाज भोली भाली बैठी है। इस समाज को बताने के लिए आए जो आपको राज करना है। मैं आपको बताने आया हूं, जो साथी उधर आंदोलन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपको इस मंच में ऐसी जगह नारा नहीं लगाना, हमें सड़कों में लगाना है। क्योंकि जो लोग विधानसभा और संसद भवन में बैठे वो चुप है, इसलिए आज और आप हम लोग सड़क में आंदोलन करने पे मजबूर हैं। अगर विधानसभा और सांसद भवन में बैठने वाले लोग अगर आपकी स्थिति के बारे में अगर चर्चा करने लगे होते तो मैं आपको बता रहा हूं, आज आप जो फटा कपड़ा पहन के और फटा सा गमछा अपने मुंह में डाल के जो आप आए हो, ये स्थिति आपकी नहीं होती। उसको सुधारने के लिए मैं आया हूं, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं कि आखिर ये हालात क्यों है। आप कब शासक बनोगे, कब आप मालिक बनोगे, क्या फिर कागजों में आपको मालिक कहा जाएगा। इस देश का प्रतिनिधि जब संयुक्त राष्ट्र में जाके कहता है और बोलता है कि इस देश में जो आदिवासी है वो राज कर रहा है, इस देश का राष्ट्रपति हमने आदिवासी को बना दिया है, इस प्रदेश की जो राज्यपाल है मैंने इन्हीं के गौड़ समाज से, आदिवासी समाज से बना के रखा है। और वो कहते हैं कि इनको मुफ्त में नौकरियां दे रहे हैं, मुफ्त में कई प्रकार की योजनाएं दे रहे हैं। आज वो लोग नाच गाना कर रहे हैं और विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप देख लीजिए आदिवासी कितना खुश है, ये वहां पर पहुंचते हैं और बोलते हैं। आप ही के प्रतिनिधि भारत सरकार जब पहुंचाती है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप जब विश्व आदिवासी दिवस को जब सड़कों में नाचते हैं, आपके 2 वक्त का खाने के लिए आपके पास खाना नहीं है, आप एक टाइम लकड़ी बेचते हैं, आपके बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छा एजुकेशन नहीं है, और जब आप 9 अगस्त को नाच के जब बताते हैं तो वो फोटो उठा के ये संयुक्त राष्ट्र में कहा जाता है कि आप इस दिन आप खुश हैं, आप शासक है। मुझे बताइए कि आप शासक बन चुके, आप खुश हैं। आपकी हालत देखिए, हालत देखिए, आप नीचे से ऊपर तक देखिए। इस देश में राज किसको करना चाहिए था, इस देश में शासन किसको करना चाहिए था, लेकिन आज मूल मालिकों की ये हालत है कि जंगल में उनके हाथ में षड्यंत्र पूर्वक बंदूक थमा दिया गया है। उसका जिम्मेदार कौन है, हमें उस पर भी चर्चा करनी चाहिए।
साथियों, आपको एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, जो सत्ता में रहता है विकास उसी का होता है। आपको पता है मुगल कालों में जब मुगल शासन था उस समय किसका राज था, किसका विकास हुआ था? मुस्लिमों का विकास हुआ था, क्योंकि वो सत्ता शासन में था। और जब ब्रिटिश काल आया तो क्रिश्चियनों का विकास हुआ मेरे साथियों। जब अंग्रेज आए उन्होंने क्रिश्चियनों का बहुत जमकर विकास किया, जगह जगह चर्च बनाए, जगह जगह उनकी बहुत संपत्तियां हैं। और जब हिंदू काल आया तो हिंदू काल में ब्राह्मण समाज सबसे उच्च पायदान में बैठा, सबसे ऊपर पायदान में बैठ के शासन सत्ता संभाल रहा था और आज भी संभाल रहा है। आज कहीं पर भी आपको शासक वर्ग के लोग, ये बाजू में जो बिल्डिंग बन रही है ना, यहाँ दोपहर में मेहनत करते हो नहीं दिखेंगे, मुझे बताइए दिखते हैं क्या? क्या शासक वर्ग के लोग आपको सड़क में रोड बनाते हुए दिखेंगे? बताइए मुझे। लकड़ी बेचते हुए दिखेंगे? आपके साथ खंती खोदते हुए दिखेंगे? वो लोग शासक वर्ग। बोलो शासक वर्ग मतलब आप समझ जाइए, वो लोग जिनके यहाँ सबसे बड़ी दुकानें हैं वो शासक वर्ग है। वो लोग जिनके पास सबसे बड़ी गाड़ी है वो शासक वर्ग है। वो लोग जिनके बड़े बड़े स्कूल और कॉम्प्लेक्स है वो शासक वर्ग है। वो लोग जिनके सैकड़ों ट्रक चल रहे हैं वो शासक वर्ग है। वो लोग जिनको रोड बनाने का भी अगर ठेका मिलता है तो वो शासक वर्ग है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज लाखों करोड़ों की गाड़ियों पे घूमते हैं, वो शासक वर्ग है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके ऊपर अत्याचार नहीं होता, जिनकी बहू बेटियों को मणिपुर में जैसे नंगा घुमाया गया आदिवासी महिलाओं को, उनकी महिलाओं को कोई नंगा नहीं घुमाता। मैं उन शासक वर्गों की बात कर रहा हूं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और आपका बच्चा सारा सा एक स्कूल में पढ़ने पर मजबूर है। मैं उन शासक वर्गों की बात कर रहा हूं जिनके लोग वीआईपी हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं और वही दूसरा वो लोग खटिया में ले जाकर उनकी सड़क में मृत्यु हो जाती है। एक वो गुलाम वर्ग है, एक वो शासक वर्ग है जो आज अमीर बनकर बैठा हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आखिर कब तक ये शासक वर्ग और गुलाम वर्ग की लड़ाई कब खत्म होगी? ये खत्म तब होगी मेरे साथियों, हमेशा याद रखना। मैंने बताया मुगल काल में मुस्लिमों का विकास हुआ, ब्रिटिश काल में क्रिश्चियनों का विकास हुआ, हिंदू काल में ब्राह्मण समुदाय का विकास हुआ। जब आदिवासी काल आएगा तो मुझे पता है आप लोग इस देश में राज करोगे, लेकिन वो कब आएगा? आदिवासी काल। इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति नहीं, आदिवासियों की राष्ट्रपति चाहिए। इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, उसके बाद भी आदिवासियों को गोली मारा जा रहा है। इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के लड़के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों के खिलाफ नंगा घूम रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं वो लोग। उनके लिए हमें सड़क में उतरना पड़ेगा और इन युवाओं को उनका साथ देना पड़ेगा, बैठने से कुछ नहीं होगा। आपके भाई देवरावन भलावी के ऊपर 20-25 से ज्यादा एफआईआर, अग्रिम जमानत पे छूटा हूं, अभी मेरे नाम पे वारंट छूटा, 21 दिन जेल में रहा हूं। किस कारण? ये समाज अगर आज नहीं जागी, ये बच्चे जो अभी सामने खड़े हैं, ये आज अगर सड़कों में नहीं चल रहा है तो ये आने वाले समय में गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि अंतिम पीढ़ी को बचाने की ये अंतिम पीढ़ी की लड़ाई है। इसके बाद अगर आपने नहीं लड़ा तो आप गुलाम हो जाओगे मेरे साथियों, इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा सत्ता किसके पास में है, लड़ना किससे है। यहाँ के लोगों को वो नहीं समझता, उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। आज सत्ता किसके पास में, लड़ना किससे है। याद रखना, मुगलों को पता था कि लड़ना किससे और उनका दुश्मन कौन है। याद रखना, आर्यों को पता था कि वो इस देश में अगर वो आए तो उनका दुश्मन कौन है, लड़ना किससे है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जितने भी विदेशी अंग्रेज डच और जितने भी कंपनी आई, उनको ये बात बड़ी अच्छी से पता था कि उनको लड़ना किससे, उनका दुश्मन कौन है। लेकिन आज मेरी ये समाज, आज मेरी ये भोली वाली आदिवासी समाज, यहाँ की एसटी ओबीसी मूल निवासी समाज, इनको नहीं पता है कि इनका दुश्मन कौन है, लड़ना किससे है। इसीलिए आप हमारे साथ अपनी लड़ाई हारते हो। और जिसको अपने दुश्मन की पहचान नहीं होती वो दुश्मनों से लड़ने के लिए कभी रणनीति नहीं बनाता, और जो कभी रणनीति नहीं बनाता वो युद्ध में कभी जीतता नहीं है। इसीलिए आपको पहचानना पड़ेगा आपका दुश्मन कौन है। मेरी माताएं बहनें मेरे पीछे चल रहे, पीछे स्कूल के पास घूम रहे उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आपके दुश्मन को पहचानिए। आज मुझे बताइए, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण बचाने की लड़ाई कौन लड़ता है और कौन नहीं लड़ता। जो नहीं लड़ता वो आपका दुश्मन है, जो लड़ता है वो आपका दोस्त है। आपकी बहू बेटी के ऊपर जब बलात्कार होता है तो उस बलात्कार करने वाले आरोपियों को फांसी दिलाने के लिए जो व्यक्ति लड़ता है वो आपका दोस्त है, और जो आरोपी के पक्ष में उतर कर सड़क में नेता नगरी करता है वो आपका दुश्मन है। आपको पहचानना पड़ेगा। जो आपकी छिनती हुई जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सड़क में उतर के लड़ रहा है वो आपका दोस्त है, और जो कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों के साथ मिलकर आपको बर्बाद कर रहा है, आपको जंगल छीन रहा है, वो आपका दुश्मन। इसकी पहचान आपको करना पड़ेगा, और आपने इसकी पहचान नहीं करी, इसलिए क्या नुकसान हुआ आपको पता है।
आपका भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बन के बैठा है और वो आपके ऊपर गोली चलाता है, आपके अधिकार खत्म करता है, आपकी जल जंगल जमीन लूटता है, आपकी खनिज संपदा लूटता है, आपकी बहु बेटियों को आबरू को बर्बाद करता है, आपके हक और अधिकार को और आपके अस्तित्व को खत्म कर रहा है आपकी आंखों के सामने। वो आपका दुश्मन है, उसको पहचानो, लड़ो उससे। कब पहचानेंगे आप लोग? आज मध्य प्रदेश के अंदर पूरा का पूरा युवा, चाहे गुणवाना के नाम से हो, पूरा युवा एकत्रित होकर सामाजिक तौर पर सड़क में उतर कर न्याय के लिए भटक रहा है और वो ले रहा है। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनके सामने हमारे लोग चप्पल उतार के चलने पे मजबूर थे, जिनके सामने कुर्सी में नहीं बैठ पाते थे, जिनके सामने वो बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, जिनके सामने पीला गमछा नहीं डाल सकते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़कर आज हमने ऐसी क्रांति लेके आ गए हैं। ऐसे लोगों के सामने गुजर के बोलता जय सेवा, जय गुणवाना, जय बूढ़ा देव। ये जोश मैं आपके अंदर देखना चाहता हूं। आप लगातार सरकार आपके खिलाफ कुछ कानून लेके आई है जो हमारे लोगों को समझ नहीं पाए। आपके खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की एक बहुत खतरनाक कोशिश की जा रही है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें समान नागरिकता का अधिकार है, जिसमें समान अधिकार की बात किया गया है, सबको समान अधिकार हो। मैं कहना चाहता हूं इस देश के जो मूल मालिक है, 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस देश का आदिवासी, इस देश का 8.5% 7% आदिवासी इस देश का मालिक है। वो मालिक जिसने इस देश को बनाने के लिए अविभाजित समय, जिस समय राजा महाराजाओं का शासन था, उस समय जिन लोगों ने 258 से ज्यादा रियासत दी, 60% से ज्यादा जमीन इस भारत देश को बनाने के लिए दी, आज उनका अस्तित्व खतरे में है। आज उनके नाम पे फर्जी लोग स्थायी जाति बनाकर नौकरी ले रहे हैं, उनके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, अन्यथा वो आपकी पूरी नौकरी छीन लेंगे। समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति को मैं कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखिएगा, हमारी समाज मक्कार नहीं है, मुर्दा नहीं है, बेवकूफ भी नहीं है। आज आपके हालात है, चाहे आप गरीबी में हो, अशिक्षा में हो, तो आपकी हालात आपकी वजह से नहीं है, ये हमारे जैसे नेतृत्वकर्ताओं की वजह से है। अगर हम लोग ढंग से काम कर लेते तो गांव गांव मेरी समाज भी जागती और दूसरी समाज के जैसे राज करना सीखती। मेरे साथियों, ये हमारी गलती है कि हम आपके गांव तक नहीं पहुंचे, हमारी गलती है कि हमारे पास एक परफेक्ट लीडर नहीं थे, हमारी गलती है कि यहाँ पर युवाओं को हमने शिक्षित, प्रशिक्षित और कैडर नहीं दिया। ये हमारी गलती है कि हमने जब बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था पे आवाज नहीं उठाया। ये हमारी गलती है जब संसद और विधानसभा में आपके खिलाफ कानून बन रहा था तो हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। ये हमारी गलती है और इस गलती को सुधारने के लिए एक मौका आपको देना पड़ेगा और आपको इस बात को दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा कि जो लोग आज आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इन लोगों को अपने गांव में बुलाकर इनके साथ बैठक और चर्चा करनी पड़ेगी, तब जाके एक मजबूत समाज में आपकी गिनती होगी। अन्यथा आपका अस्तित्व ये लोग खत्म कर देंगे और नाम का आदिवासी इस देश में बचेगा। आज हमें उसको बचाने की लड़ाई है। क्या है आज आदिवासी? क्या है आदिवासी? आज आदिवासियों के देखते ही लोग कहते हैं अशिक्षित है, ये बनवासी है, जंगल में रहता है। आपको देखते ही, आपकी माताओं बहनों को देखते ही कहते हैं कि ये लोग तो आदिवासी है, बैगा, इससे दूर रहो। अरे इस देश के मालिकों से ऐसे बर्ताव किया जा रहा है। आज टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है टाइगरों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए वन अभयारण्य बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस देश में आदिवासियों को बचाने के लिए कुछ नहीं बनाया जा रहा है। उल्टा उनका जल जंगल जमीन छीन को उनको खत्म किया जा रहा है। इस देश में टाइगर सुरक्षित है, जंगल सुरक्षा कानून बन चुका है, लेकिन इस देश के मूल मालिक आदिवासियों को बचाने के लिए और आपके अस्तित्व को बचाने के लिए कई कानून क्यों नहीं बनता, उल्टा आपको खत्म करने के लिए बनता है। इसके खिलाफ आपको लड़ना है। और अगली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है। जहां बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है और जिस घरों में हमारे महान पुरुषों के फोटो ना हो, विचार ना हो, उस घर की नस्लें खराब हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कई नस्लें खराब हो चुकी है क्योंकि इनको आदिवासियत के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे बच्चे जिनको ये पता नहीं है, एक मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पिता उसकी माता कहती है कि जा मस्जिद जा और अपनी उर्दू भाषा में अपनी संस्कृति का अध्ययन कर, नमाज पढ़ना सीख। एक ब्राह्मण बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पिताजी पूरा वेद शास्त्रों का ज्ञान उसको दे देते हैं, उसको पता होता है कि यही मेरी पहचान है, इसको मुझे जिंदा रखना है। एक क्रिश्चियन बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बाइबिल का पूरा पाठ बचपन से ही उसकी माँ पढ़ाती है।
एक सरदार बच्चे जब पैदा होता है तो गुरुद्वारे में ले जाके उनके लोगों से मिलाते हो, कहते हैं देख बेटा ये तेरा पुरखा, इसके सामने तुझे माथा नवाना है। लेकिन एक आदिवासी बच्चा पैदा होता है तो आप क्या विचार उसके अंदर देते हैं, ये अपने आप से प्रश्न करिए। आज सभी समाज अपनी संस्कृति को बचा लिए हैं, आज सभी समाज ने अपने कल्चर को बचा के रखे हैं, लेकिन आपके कल्चर को आपके सामने खत्म किया जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुबह मेरी डॉक्टर धुर्वे सर से चर्चा हो रही थी और भी साथी आए थे, उनसे मेरी चर्चा हो रही, उनसे मैंने पूछा कि आपके गांव में जो गांव की शक्तियां हैं उनके बारे में जो उनको कौन कौन पूजते हैं, तो उन्होंने बताया हमारे गांव में बुढ़ाल बहन है, बूढ़ी दाई है और भी बहुत सारे बहन शक्तियां हैं, इनको यहाँ के ST SC OBC समाज भर पूछती है। मैंने उनसे पूछा कि बाकी समाज क्यों नहीं पूछती, तो उन्होंने कहा कि वो सर नहीं झुकाते। मैंने फिर से प्रश्न किया कि क्यों नहीं झुकाते, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और उनको पता भी नहीं है, क्योंकि आपको सोचने की जो शक्ति है वो भी उन्होंने खत्म कर चुके हैं। आखिर आपके बाप दादाओं के सामने दूसरे लोग जो ST SC OBC से बाहर के वो लोग सर क्यों नहीं झुकाते, क्योंकि उनको पता है कि ये आपका बाप दादा है, आपका पुरखा है, वो पहचानते हैं कि आपका पुरखा कौन है और उनका पुरखा कौन है। लेकिन एक यहाँ की भोली भाली ST SC OBC समाज को ही नहीं पता है कि उसका पुरखा, उसका बाप दादा कौन है, दूसरे का बाप दादा कौन है। इतने नादान बन चुके हैं आज आप। उस नादानियत से बाहर निकालने के लिए मैंने एक क्रांति शुरू किया है और मुझे विश्वास है, इस बात को समझिए, आज आपके गांव की पैन शक्तियों को, देवधावियों को खत्म करके बाहर की नए नए देव शक्तियों को लाके आपके गांव में विराजमान किया जा रहा है। और आपकी वो शक्तियां जो आज से कई पीढ़ी पहले आपके बाप दादाओं ने स्थापित किया था, उनके ऊपर आज कुत्ता सूसू करके जाता है, लेकिन जो आज की आई हुई नए देवी शक्तियों को स्थापना करके उनके लिए मंदिर बना देंगे। लेकिन आपके पुरखाओं के लिए कोई मंदिर नहीं बना रहा है, आज भी विवाद स्थान में जंगल में पड़ा है। उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अपनी पैन शक्तियों के स्थान की सुरक्षा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो आपको अपना दुश्मन मानते हैं वो आपके अधिकार को भी खत्म कर रहे हैं, वो आपकी संस्कृति को भी खत्म कर रहे हैं और वो आपके बच्चों को नशा की आदत में डाल के आपके बच्चों को भी खत्म कर रहे हैं। और आप आंख में आंख डाल के सिर्फ देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसी को आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जैसे सैकड़ों युवा आएंगे, बोलेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर निर्भर करता है। मेरा ये मानना है कि यहाँ आपका दुश्मन बैठा हुआ, मुझे बताइए, मैं पूछा यहाँ पर 400 से ज्यादा गांव है कबरदा में, राइट? मेरे साथ पहले नारा लगे, बड़ा पेंटा, जोर से बोलिए, बड़ा पेंटा, कजोर पेंटा, दादा मोतीराम कंगाली था, दादा सुनील सिंह ताराम था, दादा सुनील सिंह ताराम था। मेरे साथियों, आज आपको एक बात समझना पड़ेगा, आपका जो दुश्मन है उसका लक्ष्य है राज करना, उसका लक्ष्य बन चुका है राज करना, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने क्या कदम उठाया है? आप क्या रणनीति से काम कर रहे हैं? आपके गांव में आप क्या सोच रहे हैं? तो पूरा हासिल के निकल के आता है जीरो। जब ये हासिल का जीरो निकल के आएगा तो आपका विकास होगा या विनाश, ये आपको ही पता है साथियों। आपका सिर्फ और सिर्फ विनाश हो रहा है इतने सालों से। अगर कोई ये बोलता है कि हे आदिवासियों सुनो, मैंने इतने साल से तुम्हारा विकास किया, तो उनको बताइए अपनी स्थिति को, बताइए आपका मुरझाया हुआ चेहरा, बताइए आपकी लाचार जिंदगी, बताइए आपके पास छिनती हुई जमीन, बताइए आपका करता हुआ जंगल, बताइए मरते हुए आपके बच्चे जिनके हाथ में जबरदस्ती सदैवपूर्वक बंदूक थमाया जा रहा है। ये आपका विकास है? आपको समझना पड़ेगा। आज भारत सरकार आपके लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लाती है, किसके लिए? इनकी एजुकेशन व्यवस्था ठीक हो, इनकी हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, लेकिन आपके हिस्से का पैसा नीचे आते आते ऊपर कहीं नेतागढ़ गटक जाते हैं और आपको उस कागजों में दर्शा देते हैं कि वर्ल्ड बैंक से हमने 500 करोड़ लिखाया, 600 करोड़ लिखाया है, वो पैसा वहीं खत्म हो जाता है। और आप लोग, आपके बच्चे जिन हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथों में ये अपने बच्चों के हाथ में थमा देते हैं कटोरा। जब आपके हाथों में कटोरा थमाया जाएगा तो आप बताइए आपका विकास होगा या विनाश? बताइए, मुझे बोलकर बताइए, विकास होगा या विनाश? आपके बच्चों के हाथ में जब कटोरा थमाया जाएगा तो विकास होगा या विनाश?
यही हो रहा है आपके साथ। और ये विनाश तब तक होगा जब तक आप अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाओगे। एक कहानी है जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। एक था गधा, गधा सब लोग जानते हैं, और एक का कुत्ता। गधा और कुत्ते के बीच में एक होड़ लगी, शर्त लगी कि चलो छत्तीसगढ़ की कुर्सी में कौन बैठेगा। कहाँ की कुर्सी में कौन बैठेगा, शर्त लगी। मुझे बताइए, गधा और कुत्ता में जब शर्त लगी कि छत्तीसगढ़ की मुख्य कुर्सी में कौन बैठेगा, तो आप बताइए कुत्ता पहले दौड़ के पहुंचे गया, गधा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। यही आप भ्रम में हो। आपको लगेगा मजाक, ये क्या बोल रहे हैं, ये साइकोलॉजिक्स है, साइकोलॉजी। आपका दिमाग से खेल रहे हैं लोग। आपको खत्म करने के लिए बारूद गोले की जरूरत नहीं है। आपको खत्म करने के लिए अब वैचारिक गोले की जरूरत। वैचारिक बारूद बन चुके हैं, केमिकल बारूद बन चुके हैं। अब आपके लिए कोई तोप और तीर कमान चलाने के आप लोग चलाते होंगे, लेकिन वो आपके ऊपर ये नहीं चलाएंगे। अब आपका दिमाग में वो अटैक कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपने बोला कि छत्तीसगढ़ की कुर्सी में कौन बैठेगा, सबसे पहले दौड़ के जोर से बोलो, कुत्ता नहीं बैठेगा। कैसे, आप देख लेना कौन बैठेगा। कुत्ता और गधा दोनों निकलते हैं, बोलता है कि छत्तीसगढ़ में मैं राज करूंगा। कौन राज करूंगा? मैं, गधा। और गधा दो चार किया है एक गांव में, और कुत्ता हर गली में मिलेंगे। अब जब दोनों दौड़ के निकलते हैं तो गधा बिल्कुल मुंह हिलाते हुए आगे लिटंग लिटंग चला जाता है। जब गधा निकलता है तो कुत्ता बोलता है, ये गधा कहाँ जा रहा है? अरे इसको जाने दो, गधा है, क्या है, उसको जाने देते हैं, कोई नहीं भौंकता, वो गधा है ना, बेवकूफ है ना, जाने दो। और जब कुत्ता अपनी गली से निकलता है तो सामने वाली गली का कुत्ता कहता है, अरे ये कहाँ जा रहा है? और पूरे टूट पड़ते, कुत्ता मेरा एरिया में कैसा आया, कैसा आया मेरे एरिया में, पूरा खूना खान कर दिया। आगे निकलता है, वो रायपुर पहुंचता है, और रायपुर में फिर दूसरा चौक में जाता है, फिर कुत्ता मिलते हैं, फिर अटैक करते कुत्ते, उसको पूरा नौच डालते और खूना खान कर डालते हैं। फिर आगे बढ़ता है, फिर कुत्ते अटैक करते हैं, फिर वो खूना खान हो जाता है। फिर आगे बढ़ता है तो फिर कुत्ते मिलते हैं, फिर अटैक कर देता है। फिर आगे बढ़ता है, फिर कुत्ते मिलते हैं। हर गली में उनको कुत्ते मिला और उसके कुत्ते ने उसी को काट डाला, उसी को वो काट डाला। आगे क्या हुआ पता है? गधा जाके जब वो कुत्ता जाता है तो देखता है गधा कुर्सी में बैठा हुआ है। क्या सीख मिली? इससे सीख मिलती है कि कुत्ता ने कहा कि सुन गधा, मेरे अपने लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे अपने लोगों ने मुझे पैर पकड़ के खींचा, मेरे अपने लोगों ने मुझे काटा मारा, मेरे अपने लोगों, मेरे समाज के, मेरे बिरादरी के लोगों ने मुझे काटा, रोका, नहीं तो तेरी औकात भी नहीं थी कि तू ये छत्तीसगढ़ की कुर्सी में बैठता मेरे साथ। आपके साथ ही वही हो रहा है, आपके साथ ही वही हो रहा है कि जहां आपकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, जहां शेर लोग रहते हैं, वहां ये गीदड़ राज कर रहा है। कैसा हो गया भैया? आपका मध्य प्रदेश में देखिए आदिवासियों की जनसंख्या, वो 13%। उत्तर प्रदेश देखिए, जहां 13% यादव की आबादी, वहां पर कितने मुख्यमंत्री बना दिए उन्होंने। ये महाराष्ट्र देखिए, वहां कुंभी पवार की आबादी कुछ % उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन छत्तीसगढ़, अरे 30, 32, 35% आदिवासी एक मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहा, सिर्फ इस वजह से कि आप अपने लोगों को काटने का काम करते हो। आप जिस दिन सपोर्ट करने लगोगे, मैं आपको इस मंच से गारंटी देता हूं, इस प्रदेश में घुसकर राज करने वाले शरणार्थी यहां से छोड़ के भागेंगे, अपना कॉम्प्लेक्स छोड़ के भागेंगे, अपना पेट्रोल छोड़ के भागेंगे, अपना करोड़ों का बनाया हुआ स्कूल छोड़ के भागेंगे, आपकी जमीन में जो कोयला निकाल रहे हैं वो सब छोड़ के भागेंगे। लेकिन आपको अपने लोगों का साथ देना पड़ेगा। अगर आप उन कुत्ते की तरह अपने लोगों के काटोगे, क्योंकि आज जन चेतना आई है, आज हमारे लोगों में, हमारे मुखियाओं में जन चेतना आई है। उन्होंने एक आशा जताई है कि बहुत हो गया गुलामों, बहुत हो गई गुलामगिरी भैया, बहुत हो गई, अब इस गुलामगिरी से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने कदम बढ़ाया है और आपको इनवाइट किया है कि अपनों का साथ दो, दुश्मनों का साथ दोगे तो वो आपको खत्म करेंगे। इसलिए आपको अपनों का साथ देना पड़ेगा और आने वाले समय में शासन की उस कुर्सी में अपना आदिवासी भाई को बैठाना पड़ेगा। आप दिखाइए, अब की बार आदिवासी सरकार, जोर से बोलिए, अब की बार, अब की बार। आपको बोलना है मालक है, मालक है। आदिवासी देश का मालक है, आदिवासी देश का मालक है, सरकार देश की चालक है, सरकार देश की चालक
जिनका ये भारत देश है। आप लोगों से मैं पुनः अपील करता हूं, इस बार हमारी सरकार, अब 3 चीज याद रखना, मैं आपको 3 चीज का मूल मंत्र दे रहा हूं। एक है मान सम्मान, एक है दान, दूसरा है सम्मान और तीसरा है मतदान। आप गुलाम क्या हो पता है आपको? आप गुलाम इसलिए हो, मैं गुलाम किसको बोलता हूं? मेरे को साथी जिन्होंने एक बैनर जारी किया था कल से, जिस समाज के ऊपर, गुलाम की परिभाषा क्या है मेरे हिसाब से, जिस समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, महिलाओं का बलात्कार, जमीन छीन रही है, उनको शोषण हो रहा है, वो समाज जिसके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार होता है, उस समाज को गुलाम समाज कहते हैं। और जिस समाज के ऊपर ये शोषण, भ्रष्टाचार का कोई असर नहीं पड़ता, उसको शासक समाज कहते हैं। और आपको क्या बनना है? क्या बनना है? आपको अगर शासक बनना है तो 3 चीज मेरी याद रखिए, मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि आने वाले समय में आपका यहाँ पर राज होगा। और आदिवासियों का जहां राज होता है वहां किसी का अपमान नहीं होता, याद रखना। ये 60% जमीनों में हमने कई गैर समुदायों के सम्मान पूर्वक जीने दिया, रहने दिया। वो 3 चीज क्या है? पहली क्या बोला मैंने? दान। गैर लोगों को दान 1 रुपया मत देना। दान उसी को देना जो तुम्हारी समाज के लिए मरने और लड़ने को तैयार है। दान उसी को देना जो दिन रात अपने बीवी बच्चों को छोड़कर साथ में उतर के सिर्फ ये भोले वाली समाज के लिए लड़ रहा है। दान उसको देना जिसके अंदर दर्द है कि उसकी माता फटे कपड़े में उसके सामने बैठी है, उसको देना। दान उसको देना जो यहाँ के पूंजीपतियों को उखाड़ने की बात करता है, उसको आपको दान देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक आपने दान अपने दुश्मनों को दिया, आपने सांप को दूध पिलाया और जब सांप दूध पी के बड़ा हुआ तो तुमको ही डसा है। दूसरी चीज है दान के बाद है सम्मान। आपने क्या किया? आपने दूसरों को अति से ज्यादा सम्मान दिया। पहले पुरखा कहते थे कि अपने चूल्हों के किनारे दूसरे को, बाहर के लोगों को मत बैठाना बेटा, बाहर के लोग चूल्हों के आगे ना आए। और आपने क्या किया? गैर लोगों को इतना सम्मान दे दिया, आपके वो चूल्हों के पास चले गए और आपकी माताओं बहनों के शरीर को नोच रहे हैं और बलात्कार कर रहे हैं। ये आपने सम्मान दिया ऐसे लोगों को। जिस दिन आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे, जिस दिन ऐसे लोगों को सम्मान देना बंद कर दोगे, अपने लोगों का सम्मान दो। जो बुजुर्ग यहाँ पर दूर से आए उसको सम्मान दो। जो अधिकारी अपनी नौकरी को एक बहुत बड़ा संकट में डाल के तुम्हारे लिए लड़ रहा है उसको सम्मान दो। वो पंडा पुजारी, वो भावे परिषद के लोग जो आपके लिए लड़ रहे हैं उनको सम्मान दो। वो असली हक है उनको सम्मान का, तब जाके आप इस देश के शासक बनोगे। लास्ट चीज दान, मतदान। और लास्ट क्या है? सॉरी, दान, सम्मान और मतदान। मतदान आपने गैरों को किया। मतदान का मतलब क्या होता है? मत मतलब अपनी बुद्धि, मत मतलब अपना फैसला लेने का, निर्णय लेने की क्षमता। उस मत को आपने क्या कर दिया? दान कर दिया। जोर से बोलो, क्या कर दिया? जोर से बोलिए माता बहन, क्या कर दिया? और जब आपने अपने मत को दान कर दिया तो आपने गलत लोगों को दान दिया है। हमेशा याद रखना, वोट और बेटी ये हमेशा इज्जतदार, सम्मान और जिनकी समाज में इज्जत है ऐसे लोगों को दी जाती है। लेकिन आपने बेटी जैसा, मतदान को जैसा बेटी के लिए आप रिश्ता छान छान के ढूंढते हैं कि वो लड़का पीता तो नहीं है, उसके बाद 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए पैसा है कि नहीं। आप जो सोच समझ के बेटी देते हो उतनी सोच समझ के आपको वोट भी देना है। जब आपने मतदान सही लोगों को, इज्जतदार लोगों को आप दोगे तब जाके आपके लोग शासक बनेंगे, अन्यथा शासक बन पाएंगे क्या? शासक बन पाएंगे क्या? शासक बन पाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। इसलिए आप इस बात को समझिए, आपकी लड़ाई जो लोग नहीं लड़ते उनके संगठन का, उनकी पार्टी का गमछा भी अपने गले में अगर आप डालते हो तो आपके लिए वो दुश्मन है। आपके लिए वो दुश्मन है। जब मैं जेल गया तो मेरे खिलाफ बजरंग दल के लोग सड़क में उतर गए। मैं उनको बोला कि भैया आप आदिवासियों के लिए लड़ो, हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन बोले नहीं, तुम बोले जो एट्रोसिटी एक्ट है उसको बचाने के लिए सड़क में उतरे हो। मैंने उनको कहा भैया जो एट्रोसिटी एक्ट तुम्हें पसंद नहीं है, बोले नहीं इसको खत्म करो। अच्छा, फिर मैं उतरा, भोपाल में गया एक मंच में अधिकारी कर्मचारियों के साथ, वहां पर मैंने आरक्षण बचाओ आंदोलन किया। फिर वो मेरे खिलाफ सड़क में उतर गए। मैंने ये बोला कि भैया हमारे लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं, आज तुम्हारे पीछे 70% आबादी खड़ी है, वो यही आदिवासी समाज की है
और तुम उन्हीं के अधिकारों के खिलाफ बोल रहे हो। याद रखना, जिस दिन वो 70% लोग अगर जाग गए तो तुम्हारी खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगी, यहाँ बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये हमने उनको समझ दी, हमने जगाया। यहाँ के युवाओं को भी जगाना चाहता हूँ, क्योंकि जिधर जमानी जाती है उधर जमाना जाता है। ये दादा हीरा सिंह मरकाम हमेशा कहते गए हैं। दादा कहते थे जिनका रहेगा राजा उसी का बजेगा बाजा। आपके बीच में राजा साहब बैठे हुए हैं। हमारे छिंदवाड़ा में भी, मैं देवगढ़ परिक्षेत्र से हूँ, मेरा जो गढ़ है राजघराना था वो अमूदागढ़ है। सिवनी में जो कान्हा नेशनल पार्क बना वहां पर हमारा पूरा गढ़ खत्म हो गया। मैं अमूदागढ़ का भलावी गोत्रा का वंशज हूँ। और हमारे छिंदवाड़ा में देवगढ़ है राजा जाटवा साहब धुरवा, उन्हीं के परिवार से जिन्होंने नागपुर बसाया वक्त बुलंद साहब हुई के, उन्हीं के परिवार से जिन्होंने भोपाल शहर बचाया भोपाल साहब सल्लाम है। उन्हीं के संबंध में जुड़े हुए लोग जिन्होंने जबलपुर, मंडला और बावनगढ़ और 57 परगना में राज किया 1750 साल, वो मरावी राजा भी हमारे क्षेत्र के हैं। और आज का भी जो संबंध है बावनगढ़ 57 परगना से है। आज आप देखिए आपके बावनगढ़ और 57 परगना में हमारे पुरखों ने जिनको जमीन सौंपी, जंगल सौंपी, आज मुझे बताइए किसके पास कितना धन दौलत है। ये छत्तीसगढ़ का आप 70 साल पुराना इतिहास निकाल लो, पूरा का पूरा जमीन आदिवासी के नाम पे निकलेगा। राज कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है आपके क्षेत्र से? देख लीजिए, एक भी आदिवासी नहीं है। सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल किसके पास है? देख लीजिए, एक भी आदिवासियों का नहीं है। सबसे बड़ा अस्पताल किसका है? देख लीजिए, एक भी आदिवासियों का नहीं है। सबसे लग्जरी होटल इस छत्तीसगढ़ में आपका एक कवर्धा या कबीरधाम जिला में सबसे बड़ी लग्जरी 5 स्टार होटल किसकी? आप देख लीजिए। इस कवर्धा में सबसे महंगी गाड़ी से कौन घूमता? आप देख लीजिए। इस कवर्धा के कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाता है? आप देख लीजिए। इस कवर्धा में सबसे ज्यादा जिसका बड़ा घर है देख लीजिए किसका है? अधिकतर वो लोग मिलेंगे जो आदिवासी यहाँ के हैं नहीं। वो लोग हैं जिनका यहाँ से कोई वास्ता नहीं है, जिनका कोई इतिहास नहीं है, वो लोग राज कर रहे हैं। क्यों? आपकी वजह से। क्यों? हमारे सम्मानीय राजा को इस बारे में सोचना चाहिए। आपके लिए प्रश्न चिन्ह है। हमने छिंदवाड़ा में राजा कमलेश शाह जी जागीरदार, उनके लगभग अभी मेरे साथ में आए बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारीगण, श्री राम दुर्बे जी है, महेश युवनाती जी है, और भी हमारे साथ आए राकेश भाई हैं, तुलसी धुर्वे जी है, श्याम धुर्वे जी हैं। इन्होंने हमारे राजा के लगभग 120 या 150 एकड़ जमीनों में किसी दूसरे का कब्जा था। ये उस जगह एंट्री करे और राजा को उस जमीन का सही इस्तेमाल करना हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर उन्होंने बताया। और राजा ने खुश होकर उनको बहुत सारी जमीन भी दिया और बोला जाओ समाज के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाओ, क्योंकि ये समाज जब सीखेगी, प्रशिक्षित होगी तो यही समाज हमारी तरह राज करेगी। आपको भी ये कदम उठाना पड़ेगा। आज ये समाज भोली वाली इसलिए है क्योंकि ये सोचती नहीं है, क्योंकि ना बिकने वाली समाज विचारों से खड़ी होती है। और जब ना बिकने वाली समाज, आपको अगर अपने समाज में ना बिकने वाले अगर नेता चाहिए, आप बार बार बोलते हो ना हमारा ये नेता बिक गया, ना बिकने वाला अगर आपको नेता चाहिए तो उससे पहले आपको ना बिकने वाली समाज बनाना पड़ेगा। जिस दिन ना बिकने वाली समाज अगर खड़ी हो गई तो याद रखना वो तुम्हारा नेता बिक जाएगा, लेकिन ये समाज अपने स्थान से टस और मस नहीं होगी और बोलेगी कि तुम दलाल हो सकते हो, हम दलाल नहीं हो सकते। वो समाज आपको खड़ा करना है। इस देश के मूल मालिकों से मैं बोल रहा हूं, 193 देशों में राज करने वाले मूल मालिकों से मैं बोल रहा हूं कि जो विश्व आदिवासी दिवस को आप मना रहे हो, आप कसम खाओ कि अपने दुश्मन की सेनापति आप नहीं बनोगे। कसम खाओ अपने दुश्मन का झंडा और गले में गमछा आप नहीं डालोगे। कसम खाओ कि अपने समाज के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए आप अपनी जान न्यौछावर करोगे, क्योंकि ये क्रांति खून मांगती है, बलिदान मांगती है, तब जाके आप इस देश के राजा बनोगे। अन्यथा आपके पास अभी यहाँ कितने लोग हैं जिनके पास 100 एकड़ जमीन? हाथ ऊपर करो, सामने वाले हाथ ऊपर करो जिसके पास 100 एकड़ जमीन है। इक्का दुक्का लोग भी नहीं दिख रहे। 100 एकड़ जमीन नहीं है। हालात इतना गंभीर है। मैंने क्या बताया? क्या सड़क में काम करते हो आपको कौन दिखता है? आदिवासी। कौन दिखता है? जोर से बोलिए, कौन दिखता है? दूसरे क्या बड़ी मजदूरी करते हो आपको कौन दिखता है? दूसरे क्या बिल्डिंग बनाते हो आपको कौन दिखता है? सड़क में काम करते हो कौन दिखता है? हमारी करते हो आपको कौन दिखता है? लकड़ी बेचते हो आपको कौन दिखता है? ये आपकी
समाज की हालत है। यहाँ और भी समाज बैठी हुई है, उस समाज का अपना एक सम्मान, एक सोशल स्टेटस है, सामाजिक स्टेटस है। जब उस समाज के घर में कोई कार्यक्रम होता है, शादी होता है, तो लोग छाती तान के जाते हैं और बढ़िया भोजन करते हैं और एक समाज को देखते हैं, बोले वाह आप फलाने अधिकारी, आप फलाने व्यापारी, आपके पास इतना एकड़ जमीन, आप फलाने की जगह के विधायक, आप फलाने जगह के सांसद, बड़ी बड़ी बातें चलती हैं। लेकिन जब इस देश के मालिकों के घर में जब शादी होती है, तो वहां पर जब मेरी समाज का व्यक्ति जाता है, तो एक उस कोना में दारू पी कर पड़ा रहता है, एक कॉलर पकड़ के एक दूसरे को दाई माँ की गाली देता है, एक वहां एक डिस्पोजल में दारू मिला के पीते हुए दिखता है। आपके समाज की ये स्थिति बची है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरी समाज के वरिष्ठ लोग ये सारी चीजें देखते हैं, और वो अधिकारी जो अपने घर में टीवी और बीवी में खुश रहते हैं, लेकिन उनके समाज के लोग भिखारी की हालत में काम कर रहे हैं, उनको भी ब्याज जगाने के लिए आया हूं मेरे साथियों। टीवी और बीवी में अगर आप आज खुश रहोगे, तो सबसे पहले आपके बच्चे गुलाम बनेंगे। आने वाले समय में मशीनों का युग आ रहा है, मशीनों से सारा काम कर लेंगे। जब आपके बच्चों के पास कोई रोजगार नहीं बचेगा, तो ये गरीब जो आदिवासी आपको दिख रहा है, ये वही जंगल में जाके अपना पेट भर लेंगे, ये दूसरी जगह काम करते हुए पेट भर लेंगे। लेकिन मुझे सवाल है अपने वरिष्ठ जनों से, जो अपने बच्चों को आंदोलन में नहीं उतारते, उनके बच्चों को ना रोजगार बनता, ना खंती खोदते बनता, नहीं वो अपने पीठ में बोरी ढो सकते। तो सबसे पहले गुलाम कोई बनेगा तो अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों को लड़ना सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए कि समाज के लिए तेको जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागा तो अंतिम पीढ़ी को बचाने की, अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है, इसके बाद कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगली चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जो नौकरी मिली है वो है प्रतिनिधित्व के कारण मिली है, और प्रतिनिधित्व पुरखों द्वारा चलाए गए आंदोलन का प्रोडक्ट है। आपके पास आज जो जंगल है वो कैसे बचा है? आपके बाप दादा, हमारे बाप दादा बिरसा मुंडा, कुमराम बेबू, बाबूराव सडमा के गुंडादुर, इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़े तब जाके जंगल बचा। इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़े तब जाके तुम्हारे लिए आरक्षण बना 1935 के संविधान में। इन लोगों ने उस समय लड़े तब जाके भूमि संपादन अधिनियम बना जमीन बचाने के लिए। इन लोगों ने उस समय लड़ा तब जाके आपको सभी प्रकार के टैक्स से मुक्ति अंग्रेजों ने दी थी। आज जिन पुरखों ने अपना खून सींच के, अपना बलिदान दे के, अपनी गर्दन कटा के, अपने आप को कुर्बान करके जिन अधिकारों को और जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को दिए, आज उन्होंने तो बचाने के लिए लड़े थे और आपको बचा के दे दिए, लेकिन आप तो आज बचा भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आपके पास सौंपा कि तुम्हारा काम है खनिज संपदा बचाना, लेकिन तुम बचा भी नहीं पा रहे हो, सिर्फ उधर उजड़ता जा रहा है। यहाँ अडानी आता है, अडानी आके पूरे जंगल को काटता है, उन जंगलों को, जिन जंगलों को सींच के अपने बाप दादा और पुरखों की तरह हमारे लोगों ने बड़ा किया है, जिन जंगलों की सुरक्षा करते हुए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने बलिदान दिया है, आज उन जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। उसके लिए कौन बोलेगा? उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? मेरी समाज, आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, और आपका अपना एक पहचान है। आज 4 बार में दिल्ली में जंतर मंतर में आदिवासियों की संस्कृति बचे, इस हेतु मैंने आंदोलन किया 4 बार। उसमें हम लोगों ने कहा कि भाई जो आदिवासी लोग हैं वो इंडिजिनस पीपल है। इंडिजिनस पीपल मतलब वो ओरिजिनल नस्ल, देसी मक्का, देसी ज्वार, देसी कुटकी, आपने देखे होंगे, ये देसी है। इसमें मिलावट है क्या? मिलावट है क्या? ये देसी मक्का, देसी कुटकी, देसी ज्वार, इनमें मिलावट नहीं है, ये देसी है। और एक आती थैली वाला मक्का, हाइब्रिड वाला, एक आता थैली वाला मक्का जिसमें बहुत मिलावट है। तो जो जिसमें मिलावट नहीं है उसको कहते हैं इंडिजिनस ब्रीड, और जिसमें मिलावट है उसको कहते हैं हाइब्रिड। तो आप इंडिजिनस ब्रीड हो या हाइब्रिड हो, बोलो। और इंडिजिनस देश का मूल मालिक ओरिजिनल है, जिसकी माँ बाप से लेके, मामा से लेके सब ये गौंड समाज से, आदिवासी समाज से थे, जिसने गैर समाज में शादी नहीं किया क्योंकि उसका रक्त शुद्ध रहे, उसका वो मिक्स ना हो जाए, उसका नस्लीय भेदभाव ना हो, वो उसके अंदर का खून मिक्स ब्रीड का ना हो जाए, वो क्रॉस नस्ल का ना बने। इसलिए हमारे पुरखों ने देव व्यवस्था बनाई, संस्कृति बनाई, और आज उसी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग सड़कों में उतरे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, आपको जबरन ईसाई बनाया जा रहा है, आपको जबरन हिंदू बनाया जा रहा है, आपको जबरन कई प्रकार के धर्म बना रहे हैं।
मैं तो पूछता हूँ भैया, मेरा नाम है देव रावण भलावी, मेरा गढ़ है अमूदागढ़। बताओ मुसलमानों से, ईसाइयों से और ब्राह्मणों से पूछता हूँ, बताओ मेरा अमूदागढ़ के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं साथियों वाला देव रावण भलावी हूँ, वही साथियों जिनका मुठवा तुरपुराय था, वही भूमिका, वही साथियों जिनको चिटक राज बोलते थे, वही जिसको भंडेसारा बोलते थे। उन भूमिका, उन साथियों के बारे में आप क्या जानते हो? तो ना मुसलमान मेरी पहचान कर पाता है, ना ईसाई मेरी पहचान कर पाता है, ना हिंदू, इस देश का जो पंडित है, सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति, वो भी हमारी पहचान नहीं कर पाता। मैं उससे पूछता हूँ कि जो मेरा बाना है वो नाग बाना है, मैं जिस वंश का हूँ वो नाग वंशी है, मेरा जो पेड़ है वो भिलवा का पेड़ है, मेरा जो बेल है वो सिंघाड़ा बेल है, और मैं जिस पक्षी की पूजा करता हूँ उसको नीलकंठ पक्षी कहते हैं, और जिस जंगली जीव की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे पुरखों ने दिया है उसको हम से ही कहते हैं। बताओ इनके बारे में तुम क्या जानते हो? वो भी नहीं जानते। हमारे मध्य प्रदेश में हर गांव में मुठवा बाबा मिलता है, हमारे मध्य प्रदेश में हर गांव में खंडेरा पेड़ मिलता है, जिसमें हम रावण गोंगो करते हैं, रावण पूजा करते हैं। आज आप देखिए, आपकी जो संस्कृति है उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, उनको आपकी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। उसी संस्कृति को बचाने के लिए देव रावण जगह जगह निकला है, और मैं आपसे इस पंडाल में आपको शपथ दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी संस्कृति को मानने के लिए तैयार हैं। हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। आपके बाजू में कौन सी नदी है? नाम बताओ, कोई नदी का नाम बताओ जोर से। कौन सी नदी? सकरी नदी। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ कसम खाइए। अरे कोई उल्टी सीधी कसम नहीं खाओ, हाथ ऊपर कर ले। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ शपथ लीजिए कि जो लोग आपके संस्कृति और आपके धर्म आदिवासी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, जो लोग आपकी जल जंगल जमीन छीन रहे हैं, जो पार्टी आपको इतने समय से गुलाम और विनाश करते आ रही है, उसको आप सकरी नदी में बहाने के लिए तैयार हो कि नहीं? बताओ, तैयार हो कि नहीं? बताओ, पीछे वाले तैयार हो कि नहीं? बताओ, आप मालिक बनने के लिए तैयार हो? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, मालिक बनने के लिए तैयार हो? अपने अपने पुरखों को मानने के लिए तैयार हो? अपने लोगों को दान देने के लिए तैयार हो? अपने लोगों को मतदान करने के लिए तैयार हो? अपने लोगों को सम्मान करने के लिए तैयार हो? दुश्मनों के संगठन को छोड़ने के लिए तैयार हो? तैयार हो? मैं आपको शपथ देता हूं, आने वाले समय में आप ही के बीच में बैठे तमाम वरिष्ठ जन, आपके बाजू में बैठे तमाम युवा जन इस छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, पूरे समाज को नया राज करेंगे। 52 57 परगना की चंडी दाई का सुमरन करते हुए, हमारे सबकी गोत्र बनाने वाले रूपोलंग पानी पारी कुपार लिंगों का सुमरन करते हुए, दाई कलिकंकाली दाई का सुमरन करते हुए, जंगो दाई का सुमरन करते हुए, उस बुढ़ान पैन का सुमरन करते हुए, आज मैं समस्त प्रकृति शक्ति उन पंचभूतों को सुमरन करते हुए, उन पैन शक्तियों से मैं आज बोलना चाहता हूं कि मेरी सोई हुई समाज के अंदर जो विचार मर चुके थे, उन विचारों को पुनर्जीवित करो, और इस समाज को, इस देश का राजा बनाने के लिए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे साथियों, एक शायरी मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। बैठकर विचार किया जाएगा, बैठकर विचार किया जाएगा, खामोशी से भी शिकार किया जाएगा। यह सोचते हैं कि गर्दिश में है सितारे, उनको समय रहते चांद तारे दिखा दिया जाएगा। हम खामोश हैं हमारी दरिया दिली के कारण, हम खामोश हैं अपनी ईमानदारी के कारण, हम खामोश हैं हमारे अंदर की दयालुता के कारण, हम खामोश हैं अपने आप को प्रगतिवादी के कारण, हम खामोश हैं अपनी दरिया दिली के कारण। लेकिन एक बार फिर से संग्राम किया जाएगा, संग्राम किया जाएगा, संग्राम किया जाएगा। मेरे साथ शंकर साह, रघुनाथ साह और संग्राम, राजा संग्राम साहब मंडावी की बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके पुरखों को 3 प्रकार की मौतें हुई हैं। एक जिसमें गोली मारा गया, एक जिसमें फांसी में लटकाया गया, और एक तोप के सामने बांध को उड़ाया गया। तीनों में सबसे दर्दनाक मौत कौन सी, मुझे बताइए। सबसे दर्दनाक मौत कौन सी? फांसी वाली, गोली वाली या तोप वाली? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तोप वाली। आपको पता तोप के सामने बांध के किसको उड़ाया गया था? किसको उड़ाया गया था?
वीर नारायण को उड़ाया गया था, शंकर शाह रघुनाथ साहब को उड़ाया गया था। मुझे बताइए, आपकी छत्तीसगढ़ की किताबों में क्या आपके बाप दादाओं का इतिहास मिलता है? मिलता है क्या? तो कौन है वो लोग जो आपको एक शेर होने की पहचान नहीं कराने दे रहे हैं? कौन है वो लोग जो आपके बाप दादाओं के इतिहास को आपसे छुपा के रखा है? कौन है वो लोग जो आपको जागने नहीं दे रहा है? कौन है वो लोग जो इस देश में सबसे क्रूर तरीके से, जिसके शरीर को तोप के सामने बांध के ब्लास्ट कर दिया गया और शरीर के चिथड़े चिथड़े पुथड़े उड़ के पूरे गली शहर में बगर गए, उस महान पुरुष की आत्मा आज भी चिल्लाते हुए उस आदिवासी समाज से बोल रही है कि हमें न्याय दिलाओ, बोल रही है हमारी शहादत का सम्मान करो, बोल रही है अपने जिले में हमारी स्मृति बनाओ और हमारी कुर्बानी को याद रखो और दुश्मनों को अपने शहर से खदेड़ो। लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। समय है, जाओ, वो आपको खत्म कर रहे हैं, आपके बाप दादाओं के इतिहास को खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक शेर जब भेड़िया के बीच में फंसा था, भेड़िया के बीच में घास खाने लगा, पानी पीने लगा, बहन ने कही कि सुन चल घास खा, मैं आने भी लगा। और जब इस बात को एक शेर ने देखा, ये कैसा नपुंसक शेर है, अपनी नस्ल को नहीं पहचानता। कौन है? अपनी नस्ल को नहीं पहचान पा रहा, अपने लोगों को नहीं पहचान पा रहा है। एक शेर ने दहाड़ा जंगल के ऊपर से, कहा अच्छे के दहाड़ा, पूरी भेड़ वहां से भाग गई, भेड़ भाग गई, लेकिन एक शेर वहां पर खड़ा रहा था। उन्होंने कहा ये सब भेड़ क्यों भाग रही है भैया? अबे उधर भाग गई भेड़। फिर वो उसके तरफ देखता है, फिर वो दहाड़ता है, वो उसको कोई असर नहीं पड़ता। जब वो पानी में देखता है और जब शेर को देखता है, बोलता है ये तो मेरी तरह दिखता है, ऐसा कैसे चिल्ला सकता है? याद रखो, उस शेर ने जब दहाड़ा, ऊपर वाला शेर भी भाग गया मेरे साथियों। क्यों? आप भी वैसे भेड़ों के बीच में फंसे हुए, आपकी भी वैसे ही भेड़ों की तरह पहचान बनाई गई है, गरीबों वाली पहचान बनाई गई है, गुलामों वाली पहचान बनाई गई है, नक्सलियों वाली पहचान बनाई गई है, माओवादियों वाली पहचान बनाई गई है, फर्जी आदिवासी वाली पहचान बनाई गई है। आप जागो, ये देव रावण बलावी एक शेर छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश देवगढ़ का उस पावनगढ़ की धरती से आया है और बोलता है जागो मेरे भाइयों, भगाओ भेड़ों को, दहाड़ो और अपनी पहचान करो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम इस देश के शासक हो। जिस दिन तुम दहाड़ने लगे, जिस दिन तुम राजनीति में उतर गए, उस दिन ऐसी कई भेड़ एक बार दहाड़ने से फटते तक भागेंगे और उनका नाम और निशान यहाँ पर नहीं दिखेगा। अपनी पहचान करने के लिए तैयार हो, पहचान करने के लिए तैयार हो। छत्तीसगढ़ में मणिपुर में आपकी माता बहनों को नंगा घुमाया गया, नंगा घुमाएगा, वीडियो बनाया गया, आपके भाइयों को वहां पर गर्दन काट के टांग दिया गया, 10 साल के बच्चों को बलात्कार करके उनके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाल दी गई, आपके भाइयों को गोली मारा जा रहा है। कौन कर रहा है ये साहब? सरकार क्यों नहीं बोल रही है? उसी राज्यपाल हमारे गांव के बाजू की अनुसुईया उइके दीदी है, वो बोलती है इस देश के गृह मंत्री हमें बोलने नहीं दे रहा है। वो बोलती है मैंने अपने पूरे जीवन में इतना भयंकर अत्याचार अपने लोगों के ऊपर नहीं देखा। तो क्या आपके लोगों को खत्म कर रहे? याद रखिएगा, वो मणिपुर में जैसा गोली चलाई गया वैसे गोली चलाने की तैयारी आने वाली जो सरकार है वो आपके ऊपर करने वाली है। वहां गोली क्या चलाई गई थी? क्योंकि फर्जी लोगों को आदिवासी बना दिया था। वहां का जो मैताई समुदाय है उसका आदिवासी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वो पूर्णतः हिंदू है, वो पूर्णतः आरएसएस की विचारधारा पे चलता है। और वहां का जो आदिवासी है, जो ओरिजिनल आदिवासी है, जो क्रिश्चियन कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो मूल संस्कृति आदिवासी संस्कृति को मानता है, जिनकी भाषा और संस्कृति को कोई नहीं जानता। तो वहां की सरकार ने उनको सामान्य कैटेगरी से निकालकर अनुसूचित जनजाति में डाल दिया और जब दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ तो वहां पर गोली चलाई गई। 60,000 AK-47 उस मैताई समाज को दे दी और वो कुकी और नागा समाज को ठोक रहा है सड़कों पे। मैं दिल्ली गया था, 5,000 कुकी और नागा आदिवासी बच्चों से मैंने चर्चा किया, मैंने जानने की कोशिश किया तुम वाकई आदिवासी हो, और उन्होंने अपनी पूरी संस्कृति मेरे को बताया। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहता है रिसाइट्स योर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड लिविंग एविडेंस। आपकी जो पहचान है आपके कल्चर और आपके इतिहास से होगी और आपके जीवित प्रमाण से होगी कि आप इस देश के आदिवासी हो। ये आपकी पहचान है, ये आपका प्रमाण है। लेकिन वही चीज छत्तीसगढ़ में हो रहा है। यहाँ पर कुछ लड़के बिना कपड़े के रोड में घूम रहे थे, बोले फर्जी आदिवासी का सर्टिफिकेट रद्द करो। यहाँ पर भी वही गोलीकांड होने वाला है। वैसे ही आपकी माँ बहनों को सड़क में घुमाने की तैयारी है। अगर आपने नहीं जागा, क्या है आपके पास तरीका? क्या तरीका है? कोई बचने का तरीका नहीं है।
जिस दिन वो सरकार फिर से आई आपको घुमा घुमा के मारेगी। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने गैर आदिवासियों को आदिवासी बना दिया। उत्तर प्रदेश में एक वहां राजभर समाज है जो पूरा पहले जनरल था, उसके बाद ओबीसी बना, ओबीसी से एससी बना, एससी से वो आदिवासी होने का दर्जा मांग रहा है। अरे आपको खत्म कर रहा है। आप बोल रहे हैं आदिवासी देश का मालक है, वो बोल रहे इस देश का सब व्यक्ति आदिवासी है। क्या बचा आप? क्या बचा? भारत सरकार कह रही है ऑल इंडियन पीपल आर इंडिजिनस, भारत देश का हर नागरिक, हर इंडियन इंडिजिनस है, आदिवासी है। हो सकता है क्या? मेरे को बताओ, हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ का आदिवासी है क्या? सरकार बना रही है कानून, आप लोग सिर्फ बैठे। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं और अपनी बातों को मैं यही विराम दूंगा और मैं आपको फिर से एक लास्ट में एक बात कहूंगा। कानून को हाथ में वही लेता है जिनको कानून का डर नहीं होता। कानून को हाथ में वही लेता है जिनको कानून का डर नहीं होता, और कानून का उनको डर नहीं होता जिनके लोग शासन और सत्ता में होते हैं। इसलिए वह आसानी से संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, आपके अधिकारों को खत्म करते हैं। आप जिस दिन आपके लोग शासन सत्ता में बैठ जाएंगे, शासन करेंगे, उस दिन आपके ऊपर यह कानून काम नहीं करेगा। क्योंकि ब्रजभूषण, वो जिन्होंने पहलवान लड़कियों का बलात्कार किया, वो नार्को टेस्ट के लिए आंदोलन कर रही है कि हमारा बलात्कार किया, हम देश को गोल्ड मेडल दिला, इसको जेल में डालो। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कितना दिन जेल में नहीं डाला गया, आपको पता है क्या? जिनकी सरकार होती है वो अपने लोगों को जेल के दरवाजा खटखटाने नहीं देते। इसलिए अपनी धर्म संस्कृति को बचाइए, वो आपकी समाज है। कल की हुई के पढ़ते थी सलाम सलाम छेदैया, अगर आपस में शादी करने लगे तो आप इस देश के आदिवासी नहीं बचोगे। और उसी को खत्म करने के लिए, उन्हीं गोत्र व्यवस्था को खत्म करने के लिए यहाँ पर रामपथ गमन के नाम पे उधर बाजू से, उधर मध्य प्रदेश उधर एरिया से एक रास्ता जा रही है। वो कॉरिडोर में हजारों एकड़ आदिवासियों की जमीन जा रही है। हम बोल रहे हैं बनाइए रामपथ गमन यार, वो मार्ग, लेकिन सामान्य क्षेत्र से बनाइए जहां आदिवासी नहीं रहता। लेकिन नहीं, उस क्षेत्र में खनिज संपदा है, कोयला है, उस क्षेत्र में अमूल्य चीज भरी हुई है। इसलिए वो लगातार आपकी चीजों को छीनने का काम कर रहे हैं। आप आंख बंद करके बैठे। लेकिन आज के मेरे विचारों से, आज के मेरे भाषणों से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। समझे क्या नहीं? तो मेरे साथ नारा लगाइए। मैं बोलूंगा निकलो घर मकानों से, आपको बोलना जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो घर मकानों से। युवा शक्ति है यहाँ पर भाई, हम युवा हैं, हम तो चढ़ जाते हैं हमारे जिस दिन अधिकार का हनन होता है। लेकिन आप सबसे ज्यादा यहाँ शांत हो। मेरे को सर्व आदिवासी समाज के समझ बुद्धिजीवियों ने बताया कि बोले देवरावत, तुमने छिंदवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस किया था, 25,000 से ज्यादा लड़के तुम अकेले ने इकट्ठा कर लिया था। लेकिन हमारे यहाँ का युवा तो सामने ही नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ बुजुर्गों को आगे नहीं करते, उनको कहते हैं आप शांत बैठिए, सिर्फ आप प्लानिंग बताइए करना क्या है। क्या हमारे पास उम्र है, हमारे पास जोश है, लेकिन आपके पास हौसला और ज्ञान है। उस ज्ञान को हम इंप्लीमेंट करेंगे, अमल करेंगे। आपके मकसद को, आपके लक्ष्य को कोई पूरा करने के लिए अगर आगे बढ़ेगा तो ये देव रावण भला भी जैसे लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे साथ बोलिए, निकलो घर मकानों से। अरे निकलो घर मकानों से। अगला, बच्चे को सिखाना है आदिवासियों को बचाना है। आपको बोलना आदिवासी को बचाना है। बच्चे को सिखाना है, बच्चे को सिखाना है। आदिवासी देश का मालक है, सरकार देश की चालक है। मदहोश प्रशासन होश में आओ, मदहोश प्रशासन होश में आओ। मेरे साथियों, आज आपके चेहरों पे मैंने वो लाली देख चुका है, आपके चेहरों पे आज मैंने वो जोश देख चुका है। आपके अंदर वो मरे हुए बेचारों को मैंने जिंदा होते हुए मैं देख रहा हूँ इन आंखों से। मेरी मातृशक्तियों, जागो और जाओ, हर घर में सतरंगी झंडा लहरा दो, हर जुबान से जय सेवा, जय गौंडमाना, जय भूलादेव निकला दो। हर घर के लोग अपने लोगों की पहचान करो। दुश्मन को लात मारो, दुश्मन को वोट मत दो, दुश्मन को सम्मान मत दो, दुश्मन को दान मत दो। और आपके क्षेत्र में दुश्मन अगर राज कर रहा है तो उसको, उन कुत्तों ने जिस तरीके से अपने लोगों को रोका था, तो कुत्तों में एकता जिस दिन हो जाए तो कुत्ता राजा बन जाता। आप तो शेर हो मेरे साथियों, जिस दिन शेरों में एकता होगे तो गीदड़ जाके अपने आप भाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय दादा हीरा सिंह मरकाम। बहुत बहुत धन्यवाद।